भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की पैरोकार समाजवादी पार्टी कहती है हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। वो व्यक्ति जो दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाकर सम्मानित करवाता था, आज जब उसके काले कारनामों की परतें खुल रही हैं, जब उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मंदिर के पैसों से कब्रिस्तान बनाने वालों को परेशानी हो रही है। वो माफिया जो कभी सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे, आज या तो जेल में है या जहन्नुम में है। यही योगी का काम करने का तरीका है और इसलिए कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, कुछ लोग हैं जो लगातार आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये जानबूझकर किसी को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर उसके जो नेता हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आजम खान, एक समय उनकी तूती बोलती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनको सीएम कहा जाता था। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जिस समय वहां दंगे हो रहे थे, कैसे रातों रात वहां के अधिकारियों का तबादला करवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको यह दिखाने का, यह समझाने का प्रयास किया जा सके कि सरकार हमारी है, सिस्टम हमारा है, हम जो चाहें कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। यह जो सिस्टम था दर्शकों, वो सिस्टम क्या है कि 2017 के बाद में बदल गया। जब बाबा मुख्यमंत्री बने, जिनके नाम की कभी भैंसें ढूंढी जाती थीं, अब वो ऐसे ऐसे घोटालों में फंसे हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अभी भी जेल में बंद हैं। पिछले कुछ दिनों जेल से बाहर आए थे, आकर के मीडिया के सामने ड्रामेबाजी नौटंकी चल रही थी, फिर एक नया केस खुल गया, जेल में चले गए। अब एक तो देखिए, ये सबसे पहले देश को गुमराह करने वाले लोग वो क्या कहते हैं दर्शकों, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवा रही है योगी सरकार, वहां इतने बच्चे पढ़ते हैं जी, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें। वो जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो बनाने का मकसद क्या था? क्या गरीबों का उत्थान था, या फिर वो जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता है, जो भारत के विभाजन में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो जिन्ना का जिन जो आज भी इस देश को परेशान कर रहा है, वो लोग जो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाना, आप इस बात को समझ रहे हैं दर्शकों, ये कितने खतरनाक मंसूबे हैं। अरे यूनिवर्सिटी बनवानी थी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनवाते, और भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, दुनिया भर के नाम हैं आपके पास में, लेकिन आप किसके नाम पर बनवा रहे हैं? वही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर अपने भाषण के दौरान। योगी ने यही कहा कि वो लोग जो आज ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आजम खान को हम गृह मंत्री बनवा देंगे, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। वो किस सोच के साथ यूनिवर्सिटी वहां बनी है और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? दर्शकों, पहले आपको वो सुनना चाहिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, लाल टोपी वाले कैसे परेशान हैं। लेकिन पहले सुनिए बाबा ने उस दिन क्या कहा था। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। दर्शकों, अभी तक तो वो जो यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलने का ही खतरा था। अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी, आप समझ रहे हैं दर्शकों, एक कहानी
मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के तहत आज आजम खान के ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की जाती है। अखिलेश यादव तुरंत बौखला जाते हैं, अखिलेश यादव तुरंत वहां ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, देखिए ये बीजेपी की सरकार है, ये क्या कर रही है अपने समय में, ये लोग स्कूल बंद करवाते हैं, ये लोग यूनिवर्सिटी पर ये बुलडोजर चलवाते हैं। उनके बारे में भी लोगों ने बताया है कि भैया जब आपकी सरकारें थी तो आप अपने समय में क्या काम किया करते थे, और जिनको आप गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वो अपने समय में क्या काम किया करते थे, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। इनको पीडीए के वोट चाहिए, इनको दलितों के वोट चाहिए। वो जो भीमराव अंबेडकर साहब को माफिया बताता था, गुंडा बताता था, वो आजम खान जो जेल में है, उस पर कभी कोई कुछ बोला है क्या? ये आजम खान ने कहा, अंबेडकर साहब को माफिया बताया, भूमाफिया बताया, और आज अखिलेश यादव उन्हीं के वोट मांग रहे हैं, उन्हीं के लोगों से जाकर के कह रहे हैं कि हम पीडीए का मनोबल बढ़ाएंगे, पीडीए के लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जब आप सरकार में थे, जब ये आजम खान ये पूरा सिस्टम चला रहे थे, और तो और जो हिंदू आस्था जैसी कोई व्यवस्थाएं हैं, महाकुंभ चल रहा है, उसकी व्यवस्था आजम खान को सौंप दे रहे हैं अखिलेश यादव। अपने समय में क्या कुछ कारनामे इन्होंने किए हैं दर्शकों, वो सब आपको जानने जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले आप वो जानिए कि खबर क्या है। आजम खान पर ईडी की रेड, दिल्ली से लेकर रामपुर सहारनपुर तक 10 जगह छापेमारी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत रामपुर सहारनपुर दिल्ली में आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह बताया जा रहा दर्शकों, जो जानकारी मिली है कि आजम खान के वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध फंडिंग की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई है। यह जो कुछ ईडी को लगा कि यहां जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यह देखिए, काला धन मामले में आजम खान पर ईडी का एक्शन। 494 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाया जौहर ट्रस्ट। कितने रुपए का? 494 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पाया ट्रस्ट। कहां गया पैसा, क्या हुआ, किसके पास में है, इसी की जांच हो रही है। छाती पीटने से काम नहीं चलेगा दर्शकों। जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय निर्माण खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा। काले धन के उपयोग की आशंका पर ईडी ने छापेमारी की। आजम खान के आवास जौहर विश्वविद्यालय पर हुई कार्रवाई। यह रामपुर की जेल में 10 वर्ष कैद की सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है। और देखिए क्या क्या बताया जा रहा है दर्शकों। ये है, ईडी ने जुलाई में पुलिस प्रशासन से आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमों का ब्यौरा मांग लिया था। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईडी कभी भी रामपुर में छापेमारी कर सकती है। इसी क्रम में बुधवार को ईडी ने सुबह लगभग 7 बजे आजम खान के जेल रोड स्थित आवास जौहर विश्वविद्यालय समेत उनके कुछ करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी। आजम खान का मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण पर अनुमानित खर्च 494 करोड़ का ब्यौरा उपलब्ध कराने में अब तक नाकाम रहा है। आयकर विभाग 23 जून को आय और व्यय का ब्यौरा उपलब्ध ना करा पाने समेत अन्य अनियमितताओं के आरोप में ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त कर चुका है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है ट्रस्ट का वो पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। बोला हो गया काम। दर्शकों बताया जा रहा है अब तक आजम खान के 16 मुकदमों में न्यायालयों ने फैसला सुनाया है, जिसमें 8 में सजा हुई है जबकि अन्य 8 में क्लीन चिट मिली है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर आजम खान के खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमा दर्ज कराने वाले 90% पीड़ित मुस्लिम ही हैं। जो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं उनमें से 90% वो पीड़ित मुस्लिम हैं, जिनके नाम पर यह राजनीति चल रही है। कह जी देखिए, जो पीड़ित हैं उनके बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं वहां,
अरे भैया, उसके नाम पर घोटाला जो कर दिया उसका तो हिसाब देंगे कि नहीं देंगे? घोटाला बताइए तो सही, पैसा ये कहां खर्च किया, क्या है? जो रजिस्ट्रेशन है वो जो आपका पहले ही कैंसिल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, उसके बारे में कुछ जाकर के बताइए, पूछताछ होगी, सिलसिला चलता रहेगा। दर्शकों, आप ये देखिए, ये इनका इतना बड़ा फ्रॉड है। 90% मुस्लिम लोग वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वर्तमान में आजम खान रामपुर जेल में अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सजा काट रहे हैं। आजम को सबसे ज्यादा 10 वर्षों की सजा वो 2 पैन कार्ड मामले में हुई है। कहानी इनकी ऐसी चलती रहेगी। अब आप ये देखिए दर्शकों, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1 से 2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए। मतलब ये जो कुछ करवा रही है बीजेपी, ये केवल 1 से 2% वोटर हैं जो सांप्रदायिक सोच के हैं, संकीर्ण सोच के हैं। अखिलेश यादव के अनुसार उनको खुश करने के लिए ये बीजेपी करवा रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। बाकी वही उनकी कहानी, लंबा चौड़ा लेख जो वो लिखते हैं, वही ढाक के 3 पात, हर बार वही कहानी घिसी पिटी कि जी राम मंदिर के चोर हैं, सत्ता सजातीय अपराधी हैं, कोडिन कांडी हैं, भाजपा काल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दुनिया मतलब जितने एक्सप्रेसवे हैं सब खराब जो बीजेपी ने बनवाए हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये खटपट सड़कें, गिरते पुल, ढहती टंकियां, टपकती छतें, निर्मित स्टेशन की दीवार, भाजपा की सत्ता वाले दूसरे राज्यों तक में पकड़े जाने वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी, महाकुंभ में 1 लाख डकार गए भाजपाई ठेकेदार, स्मार्ट सिटी के नाम पर खरबों का खेल करने वाले भाजपाई, ये अखिलेश यादव की कहानी। मैंने पहले भी आपको कई बार बताई है, लेख लिखते हैं, लंबा लेख, एसी में बैठ करके पीसी करते हैं। दर्शकों, अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि लोगों ने इनके काम भी गिनवाए हैं कि ये अपने समय में क्या काम करते थे। मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं, आप लोग देखिए। लोग कह रहे हैं सपा के काले कारनामे जनता भूली नहीं है। कार सेवक हिंदुओं के हत्यारे, कावड़ियों पर लाठियां चलाने वाले, मंदिर फंड से कब्रिस्तान बनाने वाले, जेलों में जन्माष्टमी मनाने से रोकने वाले, हनुमानगढ़ी पर नमाज करवाने वाले, बाबरी ढांचे के पक्षधर, राणा सांगा जैसे हिंदू योद्धाओं को गद्दार कहने वाले, श्री रामचरितमानस जलवाने वाले, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, 2 लाल कपड़े रख दो, मंदिर हो गया जैसे बयान देने वाले, दलित नेता मायावती के कपड़े फाड़ने वाले, हिंदुओं को मारने वाले, आतंकियों को छोड़ने वाले, अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों के पोषित, गौ हत्या गौ तस्करी को बढ़ावा देने के लिए बूचड़ खाने बनाने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया बताने वाले, संसद परिसर में संत और श्रीराम का अपमान करने वाले, वंदे मातरम का विरोध करने वाले, जनता का पैसा अपने निजी ऐश के लिए उड़ाने वाले, मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए हिंदू और मुआवजा सिर्फ मुस्लिमों को देने वाले, ब्राह्मण पत्रकारों को सरेआम बेइज्जत करने वाले, अपने पिता चाचा को सरेआम धक्का देने वाले। ये अखिलेश यादव उनकी पार्टी के कारनामे और भी हैं। और देखिए, हिंदू तीर्थों की देखरेख मुस्लिम कट्टरपंथी आजम खान को देने वाले, लोकसभा चुनाव में महिलाओं से 1 लाख का झूठा वादा करके वोट लेने वाले, स्कूलों में खुलेआम नकल करा के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले, नकल अध्यादेश रद्द कर नकल माफिया खड़ा करने वाले, नकल माफिया को बढ़ावा देकर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वाले, बच्चों को नकल करने की आजादी बताने वाले, नौकरी बेचकर सिर्फ MY भरने वाले, दलित प्रतीकों महापुरुषों के नाम को बदलने वाले, 86 में से 56 SDM अपने स्वजातीय रखने वाले, होलिका दहन को प्रदूषण बताने वाले, अंतिम संस्कार को प्रदूषण का कारण बताने वाले, दीपोत्सव को फिजूल खर्च बताने वाले, A4 अखिलेश सिखाकर शिक्षा का राजनीतिकरण करने वाले, शिक्षा मित्रों को वोट ना देने पर नौकरी छीनने की धमकी देने वाले, मस्जिद मदरसे बनाने को बढ़ावा देने वाले, हिंदुओं की जमीनों पर वक्फ बोर्ड अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले, कश्मीर से धारा 370 हटने का विरोध करने वाले, आज भी आप मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटे हो। खैर, जनता सब जानती है।
भाई जनता सब जानती ही है, जनता सब देख ही रही है, ये काले कारनामे छुपते नहीं हैं। वैसे भी अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है दर्शकों, सब कुछ मिल जाता है, किसने क्या कैसे कब किया है सारा सिस्टम। वो लोग जो मंदिरों की घंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगवाते थे ताकि किसी को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, हैं? आज आस्था याद आ रही है दर्शकों। ईडी की जो कार्रवाई है, जो मैंने आपको बताया, ये वही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, वही बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। आरोप है सरकारी ठेकों के फंड को प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट करके ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों निर्माण में इस्तेमाल किया गया। देख रहे हैं, ये सरकारी ठेकों के फंड को प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट किया गया ताकि ट्रस्ट और जो यूनिवर्सिटी है उसको फायदा पहुंचाया जा सके, उसके निर्माण में यह इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ट्रस्ट द्वारा यूनिवर्सिटी निर्माण पर अनुमानित 494 करोड़ के खर्च का ब्यौरा ना दे पाने का भी जिक्र है। जो मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट आपको बताई वही यहां भी जिक्र किया जा रहा है। दर्शकों, इससे पहले जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे का अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। हालांकि मुरादाबाद मंडल आयुक्त न्यायालय ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला अभी भी लंबित है। अगली सुनवाई 25 अगस्त के आसपास बताई जा रही है। क्योंकि छात्रों का विरोध था इसलिए यह कार्रवाई रोक दी गई। आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर ताजिन फतिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट की कमान अब परिवार के अन्य सदस्यों जैसे बहन के पास बताई जा रही है। ये अभी तक की कहानी है, जो इनका मामला है, जो वहां चल रहा है और जो खबरें हैं जो वो सामने आया है। दर्शकों, ईडी के जो आरोप हैं वो यही है। सबसे पहला तो ये कि सरकारी ठेकों के फंड का डाइवर्जन किया गया, उसका निजीकरण किया गया और अपने फायदे के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया गया। इन पैसों का इस्तेमाल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी की संपत्ति बनाने, निर्माण कार्यों और अन्य परिसंपत्तियों में किया गया। भाई, यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कोई यूनिवर्सिटी बनवा दी और वो सरकारी पैसे से बनी है, सरकारी जमीन पर बनवा रहे हो। अरे तो कहो ना कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, अपना नाम क्यों चाहिए उसमें फिर? कि जी आजम खान ने बनवा दी यूनिवर्सिटी, अपने घर से बनवा दी यूनिवर्सिटी। यही तो मामला है, यही तो सरकार कह रही है, यही जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं वही इस बात को कह रहे हैं। मुस्लिमों के मसीहा आजम खान, जब वोट चाहिए तो मसीहा, और जो आरोप लगा रहे हैं वो 90% मुस्लिम लोग हैं। ये कैसे हो गया? ये सिस्टम को समझिए दर्शकों। ये जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बचाने के लिए तुरंत सामने आ जाते हैं। अरे भाई, तुम सब कुछ, वो जमीन सरकारी है, वो रास्ता सरकारी है, वो पैसा सरकारी है और नाम आजम खान का यूनिवर्सिटी, और वो भी वो जो पाकिस्तान की चाहत करने वाले लोग उनके नाम पर। यही है दर्शकों जिसको कहा जाता है राजनीतिक इस्लाम। यही है, इसी के बारे में आगाह करते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, काला धन, बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल, यही सब बताया जा रहा है। सिस्टम यही, ईडी के जो मुख्य धारा में जो सवाल हैं यही है। डोनेशन, लेन देन पर सवाल। ईडी को शक है कि सरकारी पैसे को प्राइवेट ठेकेदारों के रास्ते से घुमाकर वो संपत्ति में लगा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जो श्रेणी में आता है। अब ये जांच होगी, आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उन लोगों को देखिए जो माहौल बना रहे हैं, देखिए यूनिवर्सिटी बने बच्चों को पढ़ने के लिए, ये सबका हक है, अधिकार है, ऐसे काम करने चाहिए, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। लेकिन वो ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए दर्शकों। यही जो है ये सवाल वही है, वही सब घूम फिर के चल रहा है। जिसको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा,
वो मुगालते में जी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फॉर्म में है, खतरनाक फॉर्म में है इस समय। दर्शकों, अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के नंबर 1 नंबर 2, उन्होंने बताया जा रहा है योगी को फ्री हैंड दे दिया है यूपी में। बाबा जो कुछ करना है कीजिए। और जो योगी के आलोचक हैं पार्टी के भीतर, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, ये 2 लोग हैं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। एक तो विपक्ष वाले हैं, एक पार्टी के भीतर भी हैं, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनको लगता है कि भाई जब तक बाबा रहेंगे यूपी में तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग परेशान हैं। उनको समझा दिया गया है कि देखिए 27 में बाबा नहीं है तो भूल जाओ, यूपी नहीं होगा, मामला गड़बड़ है। और जो दिल्ली और लखनऊ को आपस में लड़वाते हैं दर्शकों, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। ये देखिए, जहां बाबा की नजर है वहां ईडी की भी नजर है। ईडी, यही तो है सिस्टम। ये सब कुछ जो चल रहा है, ये आप इस बात को समझिए, ये टीम यूनिटी, एकजुटता, यही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। यही सिस्टम है। बाकी अगर किसी को आज भी समझ में नहीं आ रहा है, जो आज भी लड़वा रहे हैं, वो मुगालते में जी रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, कहां से? जापान से। बाबा कुछ दिनों पहले जापान गए थे। अब वो जो वहां के प्रतिद्वंदी हैं भारत में आ रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात हो रही है डेलीगेशन के साथ में। बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा उनसे कह भी रहे हैं, देखिए ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने मौका दिया। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, वो निवेश कहीं और आ सकता था, यूपी में आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? अगर नरेंद्र मोदी ये ठान लेते कि योगी को नहीं भेजना है जापान, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, ये सब मूर्ख बनाने की कला है दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।